अबाउट फ्री रेडिकल्स। स्टूडेंट्स, आज हम फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फ्री रेडिकल्स आर अनस्टेबल एटम्स। फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल एटम्स होते हैं, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टू बिकम मोर स्टेबल होने के लिए दे टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स। ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं अदर एटम्स से। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो ये हमारे सेल्स के साथ जुड़ जाते हैं, यानी उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं और उनको डैमेज करते हैं। ये हमारे डीएनए को भी डैमेज करते हैं। ये मुख्तलिफ कैंसर काज करते हैं हमारी बॉडी में, और हार्ट डिजीज भी इसी कारण होते हैं। हार्ट डिजीज फ्री रेडिकल डैमेज के कारण ही होते हैं। दे मे काज डिजीज और साइनस ऑफ एजिंग। फ्री रेडिकल्स से हमारे बॉडी में रिंकल्स बन जाते हैं। फ्री रेडिकल्स बनते हैं हमारी बॉडी में स्मोकिंग की वजह से, जंक फूड्स की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी उनको क्लियर करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स किन किन फूड्स में होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ज्यादा होते हैं। जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। जो फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में बनते हैं स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से और पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। फ्री रेडिकल्स इन आवर बॉडीज। हमारे बॉडी में कैसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं? हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स यूवी लाइट की वजह से बनते हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से बनते हैं, अल्कोहल की वजह से बनते हैं, जंक फूड्स की वजह से बनते हैं जैसे समोसा, बर्गर्स, ऑयल की वजह से बनते हैं, ऑयली फूड्स की वजह से बनते हैं और सिट्रस की वजह से बनते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, यानी सेल्स को डैमेज करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं। फ्री रेडिकल्स की वजह से हमें हार्ट अटैक होते हैं, हमारी बॉडी में कैंसर होता है, हमारे स्किन में एजिंग होती है, यानी रिंकल्स होती है। रिंकल्स फ्री रेडिकल्स की वजह से ही होते हैं। फ्री रेडिकल्स डैमेज आवर बॉडी। फ्री रेडिकल्स में क्या होता है? इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, ये हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं, हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं और ये हमारे बॉडी में कैंसर काज करते हैं और हार्ट अटैक काज करते हैं। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं, यानी उसको तोड़ देते हैं, उसके साथ रिएक्ट कर देते हैं और उसको तोड़ देते हैं। फ्री रेडिकल्स सेट ऑफ चेन रिएक्शन। फ्री रेडिकल्स चेन रिएक्शन बनाते हैं, यानी एक फ्री रेडिकल जब सेल के साथ जुड़ जाता है वो दूसरा फ्री रेडिकल बनाता है और इसी तरीके से चेन रिएक्शन चलती ही रहती है बॉडी में। एंटीऑक्सीडेंट्स न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को, यानी वो उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स किन चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत सी मात्रा में खाते हैं हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स उन फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो हमारी बॉडी बच जाती है फ्री रेडिकल डैमेज से। प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। हम अपने आप को कैसे बचाएं फ्री रेडिकल डैमेज से? जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं, उनके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इसी तरीके से फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में न्यूट्रलाइज होते हैं। जब हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में तब बनते हैं जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काफ़ी मात्रा में खाते हैं और जंक फूड्स को अवॉइड करते हैं, तभी हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सी मात्रा में बनते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स कौन कौन से होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स ब्लूबेरीज होते हैं, स्ट्रॉबेरीज होते हैं, टमाटोज होते हैं, एप्पल्स होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे पाइनएप्पल्स है, जैसे मैंगो है, जैसे बनाना है। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। जब हम ये चीज़ें खाते हैं, जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काफ़ी मात्रा में खाते हैं तो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी उनको किल कर देते हैं, तो हमारी बॉडी फ्री रेडिकल डैमेज से बचती है। व्हाट आर द फूड्स विच फॉर्म्स फ्री रेडिकल्स इन आवर बॉडीज। वो कौन कौन से फूड्स होते हैं जिनसे फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं? टू मच शुगर। शुगर की वजह से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। कोको कोला से, स्वीट से, पेप्सी से, आइसक्रीम से, बर्गर से, स्वीट से, कुरकुरे से, चॉकलेट से, लेज से, फ्राइड चिकन लेग से, कोको कोला से, फ्राइज से, बर्गर से हमारे बॉडीज़ में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और स्मोकिंग की वजह से और अल्कोहल की वजह से और एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे बॉडीज़ में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो हमें इन फूड्स को तर्क करना चाहिए, यानी कट करना चाहिए अब अपने डाइट में, तो ही हम फ्री रेडिकल्स
से बचते हैं, तो ही हम हमारी बॉडी फ्री रेडिकल डैमेज से बच सकती है। अगर हम इन फूड्स को अवॉइड करें जो इस लिस्ट में दिए गए हैं, जैसे बर्गर, समोसाज, फ्राइज एटसेट्रा। Thank you so much for watching this video, and also subscribe this channel, dear brothers and sisters, for more exciting videos like this one, and hit the bell icon for daily notifications. Thank you so much. Dear students, we are learning about gangrene. आज हम gangrene के बारे में पढ़ेंगे। Gangrene is a condition that occurs when body tissue dies. जब हमारी बॉडी टिश्यूज़ की डेथ होती है, यानी जब हमारे बॉडी टिश्यूज़ मरने लगते हैं, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं गैंग्रीन। इट इज़ काज्ड बाय लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई ड्यू टू एन अंडरलाइंग इलनेस, इंजरी एंड और इन्फेक्शन। जब हमारी बॉडी टिश्यूज़ में ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पाती बिकॉज ऑफ इलनेस, इंजरी एंड और इन्फेक्शन, इलनेस की वजह से, इंजरी की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से, तो तभी हमें गैंग्रीन होता है। फिंगर्स, टोज एंड लिम्ब्स आर मोस्ट ऑफन अफेक्टेड। आमतौर पर फिंगर्स, टोज और लिम्ब्स में गैंग्रीन होता है। बट गैंग्रीन कैन आल्सो ऑकर इनसाइड द बॉडी डैमेजिंग ऑर्गन्स एंड मसल्स। लेकिन बॉडी के अंदर भी गैंग्रीन होता है। बॉडी के अंदर गैंग्रीन ऑर्गन्स और मसल्स को डैमेज करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैंग्रीन एंड ऑल रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। गैंग्रीन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है गैंग्रीन को ठीक करवाने के लिए। काजेस ऑफ गैंग्रीन। गैंग्रीन के कारण क्या होते हैं? व्हेन ब्लड कैन नॉट ट्रेवल फ्रीली थ्रू आउट द बॉडी, योर सेल्स कैन नॉट सर्वाइव, इन्फेक्शन कैन डेवलप एंड टिश्यू कैन डाई फ्रॉम गैंग्रीन। जब हमारी बॉडी टिश्यूज़ में खून की सप्लाई रुक जाती है, तो हमारी सेल्स जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती और इन्फेक्शन फैलने लगता है और टिश्यू की डेथ होती है बिकॉज ऑफ गैंग्रीन। गैंग्रीन की वजह से टिश्यू की फिर डेथ होती है। एनी कंडीशन दैट अफेक्ट्स ब्लड फ्लो इंक्रीजेस योर रिस्क ऑफ गैंग्रीन इंक्लूडिंग डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। कोई भी कंडीशन हो जैसे जो ब्लड फ्लो को रोकती है, इसकी ब्लड फ्लो जब रुकता है तो उसकी वजह से गैंग्रीन होता है। उसकी तो गैंग्रीन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे डायबिटीज़ की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ की वजह से, रैनाल्ड्स फिनोमेनन की वजह से भी गैंग्रीन के चांसेस बढ़ जाते हैं। Raynaud's phenomenon, a condition in which the blood vessels that supply the skin become intermittently narrowed. Raynaud's phenomenon क्या होता है? इसमें ब्लड वेसल जो होती है वो नारो होती है, उनमें ब्लड वेसल के थ्रू खून नहीं पहुंच पाता है टिश्यूज़ तक, तो उसकी वजह से गैंग्रीन के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ गैंग्रीन। गैंग्रीन के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ गैंग्रीन। गैंग्रीन के दो टाइप्स होते हैं, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन मोर कॉमन इन पीपल विद डायबिटीज़ एंड ऑटोइम्यून डिजीज़। ड्राई गैंग्रीन उन लोगों में होता है जिनको डायबिटीज़ और ऑटोइम्यून डिजीज़ होते हैं। यूजुअली अफेक्ट्स द हैंड्स एंड फीट। ये आमतौर पर हाथों और पैरों में होता है। इट डेवलप्स व्हेन ब्लड फ्लो इज इम्पेयर्ड। ड्राई गैंग्रीन तब होता है जब ब्लड फ्लो की सप्लाई रुक जाती है। Infection is typically not present in dry gangrene. Infection dry gangrene में present नहीं होता। However, dry gangrene can lead to wet gangrene if it becomes infected. लेकिन dry gangrene wet gangrene में बदलता है, तब बदलता है जब ड्राई गैंग्रीन, जिस टिश्यू में ड्राई गैंग्रीन होता है, अगर वो इन्फेक्टेड हो जाए तो वेट गैंग्रीन में, तो वो टिश्यू वेट गैंग्रीन में बदल जाती है। वेट गैंग्रीन, इट almost always involves an infection, injury from burns or trauma where body part is crushed or squeezed. वेट गैंग्रीन में आमतौर पर इन्फेक्शन, जिस टिश्यू में वेट गैंग्रीन होता है उसमें इन्फेक्शन भी होता है, इन्फेक्शन भी प्रेजेंट होता है। इंजरी फ्रॉम बर्न्स और ट्रॉमा वायर ए बॉडी पार्ट इज क्रैशड और सिक्यूज्ड। जैसे इंजरी होती है बर्न से, ट्रॉमा से,
जब हमारी बॉडी में इंजरी होती है ट्रॉमा से या बर्न से, तो जो बॉडी टिश्यू होती है वो क्रैश हो जाती है, ख़त्म होने लगती है, वो सिक्यूज होने लगती है। रैपिड कट ऑफ ब्लड सप्लाई काजिंग टिश्यू डेथ एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जब ब्लड फ्लो की सप्लाई रुक जाती है टिश्यू में, तो फिर क्या होता है कि टिश्यू की डेथ होती है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड वेट बिकॉज ऑफ पस। इसको वेट इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि इस वेट गैंग्रीन में पस की प्रेजेंस होती है। इन्फेक्शन फ्रॉम वेट गैंग्रीन कैन स्प्रेड क्विकली थ्रू आउट द बॉडी। इन्फेक्शन जो होता है वेट गैंग्रीन में वो बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक वो भी पहुंच जाता है, मेकिंग ए वेरी सीरियस एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इफ नॉट ट्रीटेड क्विकली। वेट गैंग्रीन की वजह से क्या होता है, क्योंकि ये फैलता है दूसरे आर्गनों तक, तो अगर हम इसकी जांच जल्दी नहीं कराए तो ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ गैंग्रीन के सिम्टम्स क्या होते हैं? ड्राई गैंग्रीन में कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं? यू मे नोटिस द फॉलोइंग सिम्टम्स एट द साइट ऑफ द ड्राई गैंग्रीन, जैसे ड्राई एंड शूल स्किन दैट चेंजेस कलर फ्रॉम ब्लू टू ब्लैक एंड इवेंचुअली स्लोज ऑफ। ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है? ड्राई स्किन ड्राई होता है, ड्राई एंड शूलर स्किन होता है, दैट चेंजेस और कलर भी चेंज होता है ब्लू से ब्लैक, और स्किन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, यानी वो टिश्यू धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। कूल्ड एंड नम स्किन, टिश्यू कूल्ड होती है और स्किन भी नम होता है, यानी स्किन में जान नहीं होती। पेन में और मे नॉट भी प्रेजेंट, पेन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ वेट गैंग्रीन में इंक्लूड, वेट गैंग्रीन में कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं? चेंज इन स्किन कलर फ्रॉम रेड टू ब्राउन टू ब्लैक, स्किन का कलर चेंज होता है रेड से ब्राउन, ब्राउन से ब्लैक। ब्लिस्टर्स और सोल्स दैट प्रोड्यूस ए बैड स्मेलिंग डिस्चार्ज पस, जो ब्लिस्टर्स और सोर्स होते हैं वेट गैंग्रीन में, उनकी वजह से बैड स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, यानी पस निकलता है, पस की वजह से फिर बैड स्मेलिंग होती है, यानी बदबू आती है। फीवर एंड फीलिंग अनवेल, फीवर चढ़ जाता है और हम फील अच्छा नहीं करते उस टिश्यू में। ए क्रैकलिंग नॉइज दैट कम्स फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया व्हेन प्रेस्ड, जब हम उस टिश्यू को प्रेस करते हैं वहाँ क्रैकलिंग नॉइज होती है। ट्रीटमेंट फॉर गैंग्रीन, गैंग्रीन का ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट फॉर गैंग्रीन इन्वॉल्व्स रिमूविंग द डेड टिश्यू। ट्रीटमेंट जो होता है गैंग्रीन का, उसमें हम डेड टिश्यूज़ को रिमूव करते हैं। ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, और जब हम रिमूव करते हैं डेड टिश्यू को तो इसी से हमारी दूसरे बॉडी आर्गन इन्फेक्शन से बचते हैं। एंड ट्रीटिंग द कंडीशन दैट काजेज गैंग्रीन टू डेवलप, और इसकी वजह से क्या होता है, जो दूसरे आर्गन्स होते हैं वो इन्फेक्शन से बचते हैं और गैंग्रीन दूसरे आर्गन तक नहीं फैलता। द सोनर यू रिसीव ट्रीटमेंट द बेटर योर चांसेस ऑफ रिकवरी, जितनी आप जल्दी ट्रीटमेंट लेते हो उतने ही चांसेस बनते हैं गैंग्रीन से बचने के। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गैंग्रीन ट्रीटमेंट में इंक्लूड, ये गैंग्रीन के टाइप पर डिपेंड करता है कौन सा गैंग्रीन हुआ है, उसी पे हम जिस टाइप का गैंग्रीन होता है उसी टाइप का ट्रीटमेंट हम करवाते हैं। सर्जरी आल्सो कॉल्ड डिब्रीडिमेंट, द डेड टिश्यू इज सर्जिकली रिमूव टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। सर्जरी को हम बोलते हैं डिब्रीडिमेंट। सर्जरी से क्या करते हैं हम डेड टिश्यू को सर्जरी रिमूव करते हैं और इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं। इन सम सिचुएशंस एम्पुटेशन रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब में भी रिक्वायर्ड, कुछ सिचुएशंस में हम एम्पुटेशन करते हैं, यानी अफेक्टेड लिम्ब को बाहर निकालते हैं कुछ सिचुएशंस में। ट्रीटमेंट फॉर गैंग्रीन, मैगार्ड थेरेपी, मैगार्ड्स प्रोवाइड ए नॉन सर्जिकल वे टू रिमूव डेड टिश्यू। मैगार्ड थेरेपी से क्या करते हैं हम? मैगार्ड थेरेपी से ये नॉन सर्जिकल वे होता है डेड टिश्यू को रिमूव करने के लिए। व्हेन यूज्ड टू ट्रीट गैंग्रीन, जब हम गैंग्रीन को ठीक करने
की बात करते हैं। तो मैगाट थेरेपी से क्या करते हैं, हम डेड टिश्यूज़ को निकालते हैं या रिमूव करते हैं और इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं और गैंग्रीन को फैलने से रोकते हैं। मैगाटस फ्रॉम फ्लाई लार्वा, हम मैगाटस किससे लेते हैं, फ्लाई लार्वा से, और क्या करते हैं, स्पेशली ब्रीड इन लेबॉर्ट्री सो दे आर स्टेराइल। फिर हम लेबॉर्ट्री में इनको ब्रीड करवाते हैं और स्टेराइल भी करवाते हैं लेबॉर्ट्री में। आर प्लेस्ड ऑन द वांड वायर दे कंज्यूम द डेड एंड इन्फेक्टेड टिश्यू विदाउट हार्मिंग हेल्दी टिश्यू। और फिर क्या करते हैं, मैगाटस को वांड में डालते हैं और मैगाटस क्या करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं डेड एंड इन्फेक्टेड टिश्यू को, वो डेड और इन्फेक्टेड टिश्यूज़ को खाने लगते हैं और हेल्दी टिश्यूज़ को नुकसान नहीं पहुंचाते। दे आल्सो हेल्प फाइट इन्फेक्शन एंड स्पीड ऑफ हीलिंग बाय रिलीजिंग सब्सटेंसेस दैट किल बैक्टीरिया। ये इन्फेक्शन को भी फैलने से रोकती है और हीलिंग प्रोसेस को शुरू करती है और रिलीज करती है कुछ सब्सटेंसेस जो बैक्टीरिया को किल करती है। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स से हम ट्रीट करते हैं गैंग्रीन को और इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं, दे आर यूजुअली गिवन बाय इंट्रावेनस इंजेक्शन टू वेन। एंटीबायोटिक्स के हम कैसे लेते हैं, या इंजेक्शन करते हैं वेन में, तो इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं, यानी गैंग्रीन को फैलने से रोकते हैं। ट्रीटमेंट फॉर गैंग्रीन, ऑक्सीजन थेरेपी, हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी may be used in some cases of wet gangrene are also related to diabetes or peripheral artery disease। ऑक्सीजन थेरेपी से हम क्या करते हैं, हाइपरबारिक ऑक्सीजन में बी यूज्ड इन सम केसेस, कुछ केसेस में हम हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं जो वेट गैंग्रीन होते हैं और अल्सर्स होते हैं जो रिलेट होते हैं डायबिटीज से और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज से। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ऑक्सीजन हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी की, द पेशेंट इज पुट इन ए स्पेशली डिजाइन्ड चैम्बर filled with oxygen at a higher pressure than oxygen found in the outside air। पेशेंट को चैम्बर में रखा जाता है, उस चैम्बर को ऑक्सीजन से भरा जाता है, उस चैम्बर जो ऑक्सीजन होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है जो आउटसाइड होता है, जो बाहर का ऑक्सीजन होता है उससे उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। The theory is that this high level of oxygen saturates the blood and encouraging healing of the dying tissue। ऑक्सीजन थेरेपी से क्या होता है, ऑक्सीजन थेरेपी से ये सैचुरेट करता है ब्लड को और एनकरेज करता है हीलिंग को और डेड टिश्यूज़ को ख़त्म करता है, यानी डाइंग टिश्यूज़ जो होते हैं वो उनको ख़त्म करता है। ऑक्सीजन थेरेपी में आल्सो रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से ऑक्सीजन थेरेपी क्या करती है, ये रिड्यूस करती है, कम करती है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ कम करती है। दैट कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट। और क्या होता है, जो ये बैक्टीरिया होता है वो ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी है इसमें ऑक्सीजन हाई प्रेशर से भरा होता है, तो इसी वजह से जो ये बैक्टीरिया होता है वो इस एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करते। Thanks for watching this video and also subscribe this channel dear brothers and dear students and hit the bell icon for daily notifications। Students, we are learning about blood and functions of blood. Blood is a fluid connective tissue. The circulating fluid including plasma and different cells such as red blood cells, white blood cells and platelets in the vascular system of humans and other vertebrates। Functions of blood: supply essential nutrients in cells such as glucose, fatty acids and amino acids, transport oxygen and carbon dioxide and hormones in the body, protects our body from pathogens, blood loss and diseases, helps regulate body temperature। Physical characteristics of blood: more viscous, thicker than water, 100.4 degree Fahrenheit temperature, -38 degree
Celsius, 8% of total body weight. Average blood volume in males is 5 to 6 liters and 4 to 5 liters in average female. Components of blood. Blood is made up of 4 components: red blood cells, white blood cells, plasma. In between white blood cells, in between plasma and red blood cells, Buffy coat is located in between plasma and red blood cells. This is called a Buffy coat. Buffy coat contains white blood cells and platelets. Blood cells. The 3 types of blood cells are red blood cells, erythrocytes, white blood cells, leukocytes, platelets, thrombocytes. Red blood cells are also called erythrocytes. They are biconcave, disc-shaped, elastic cell membrane. They are biconcave, disc-shaped. Red blood cells are biconcave, disc-shaped. Look at this figure, guys. They are biconcave, disc-shaped cells. Elastic cell membrane, no nucleus. 95% red blood cells have no nucleus. 95% of the RBCs consist of hemoglobin. Hemoglobin is a protein found in the red blood cells that carries oxygen in your body and gives blood its red color. Hemoglobin levels vary from percent to percent. Remaining 5% consists of enzymes, salts, and other protein. Red blood cells are formed in red bone marrow. Average life is 4 months, that is 120 days. And after that, red blood cells will die. This is called programmed cell death. About 2 to 10 million red blood cells are formed and destroyed in every second. The main function of the RBC is to transport oxygen and carbon dioxide to other parts of the body. Blood of male contains 5 to 5.5 million RBCs per cubic millimeter of blood. Blood of female contains 4 to 4.5 million RBCs per cubic millimeter of blood. White blood cells are also called leukocytes. They are colorless, much larger than red blood cells. 1 cubic millimeter of blood contains 7,000 to 8,000 WBCs. White blood cells are formed in bone marrow. The lifespan depends on the body need, so they have lifespan of months or even years. White blood cells are about 1% in healthy people. Only 2% of total WBC's population circulating in blood at a time. Rest is in the skin, lungs and spleen. Main function of WBCs. These are the cells of the immune system that are involved in protecting the body against both infectious disease and foreign invaders such as bacteria and viruses. White blood cells protect us from various infections, various viruses, various bacteria. Types of WBCs: granulocytes and agranulocytes. These WBCs have granules in their cytoplasm. Granulocytes include neutrophils, eosinophils, and basophils. What are the functions of granulocytes? Granulocytes are white blood cells that help the immune system fight off infection. They have a characteristic morphology, having large cytoplasmic granules that can be stained by basic dyes and a bilobed nucleus.
Agranulocytes, these are without granules in their cytoplasm. They have granules, but they are irregular. They are not fixed. These include monocytes and lymphocytes. What are the functions of agranulocytes? Agranulocytes are involved in adaptive immunity, acquired immunity, and thus use immunological memory to act against invading pathogens. Invading pathogens are foreign pathogens such as bacteria, viruses, toxins, etc. Some of the main functions of agranulocytes include: they protect our body from infectious diseases, and they destroy also cancerous cells. What are the functions of agranulocytes? They protect us from they protect us from viral infections. They protect us from toxins. When innate immunity fails, after that adaptive immunity works. What happens in adaptive immunity? T cells are present in adaptive immunity, and also B lymphocytes are present in adaptive immunity. B cells make antibodies quickly. T cells activate B cells, and B cells make antibodies quickly and create a memory of these bacteria or viruses. It is called primary response. It takes time, but it is specific. After that, next time if the same bacteria or virus enters our body, this time our T lymphocyte and B lymphocyte make antibodies quickly. This is called a secondary immune response because it already creates a memory of these viruses. Platelets are also called thrombocytes. Platelets are not cells, they are fragments of large cells. They are fragments of large cells. Look at this figure, guys. They are fragments of large cells. Platelets are also called thrombocytes, are membrane-bound cell fragments derived from the fragmentation of large precursor cells called megakaryocytes. Big karyonucleocyte cell, which are derived from stem cells in the bone marrow. Platelets are important for the blood clotting processes, make them essential for wound healing. Platelets do not contain nucleus. They are random shaped. They have irregular shapes. They are 2 to 4 micron. They have 2 to 4 micron size. Normal platelet count is 1,15,000 to 4 lakh per drop of blood. Platelets have a lifespan of only 5 to 9 days. Platelets are formed in bone marrow. Functions of platelets: stoppage of bleeding in a quick way when blood vessels are damaged. This process is also called hemostasis. Prevent hemorrhage, loss of large amount of blood. Platelets prevent hemorrhage, means loss of large amount of blood. What is the cause of thrombocytopenia? Platelets stop bleeding by clumping and forming plugs in blood vessel. Injuries. Thrombocytopenia might occur as a result of a bone marrow disorder such as leukemia, blood cancer, or an immune system problem such as autoimmune disorder, or it can be a side effect of taking certain medications. It affects both children and adults. What causes a low platelet count? The body destroys its own platelets. A low platelet count can occur even if the bone marrow makes enough platelets. The body may destroy its own platelets due to autoimmune diseases, certain medicines, infections, surgery, pregnancy, and some medications that cause too much blood clotting.
shows low platelet count in your blood. Normally 55% of our blood is made up of plasma. Plasma is composed of approximately 90% water. Plasma is the liquid portion of the blood. Plasma is primarily water in which proteins, salt, nutrients and wastes are dissolved. Plasma can be divided into 6 components: inorganic ions or mineral ion, the plasma proteins, organic nutrients in the blood, nitrogenous waste products, hormones, gases. Functions of plasma. Plasma helps us maintain blood pressure, regulates body temperature. It contains minerals, salts, hormones and proteins that perform important function in the body. What are the functions of plasma? Plasma carries water, salts and enzymes. The major role of plasma is to take nutrients, hormones and proteins to the parts of the body that need it. Cells also put their waste products into the plasma. The plasma then helps remove this waste from the body. Disorder of blood and anemia, a condition in which there is a deficiency of red blood cells in the blood. Symptoms of anemia: oxygen carrying capacity of blood is reduced, fatigue, cold intolerance and paleness, lack of oxygen for ATP and heat production. Causes of anemia. The different kinds of anemia are based on what causes them. Below are the different kinds of anemia and their associated causes. Hemolytic anemia. These are anemia caused by red blood cells breaking down so fast. There are 2 types of hemolytic anemia. Autoimmune hemolytic anemia. When the body's immune system destroys its own red blood cells, this can result from exposure to certain toxins or chemicals from medicine. For example, a complication of an infection receiving a blood transfusion when the blood does not match the individual's blood type. An unborn baby's blood type being different from that of their mother, and some types of cancers. Inherited hemolytic anemias. These include sickle cell diseases, thalassemia, G6PD deficiency, and hereditary spherocytosis. Sickle cell anemia. This can cause painful swelling in the feet and hands, as well as fatigue and jaundice. Jaundice is yellowing of the skin and eyes. Thalassemia is an inherited blood disorder characterized by less oxygen carrying protein, hemoglobin and fewer red blood cells in the body than normal. What causes G6PD deficiency? G6PD deficiency is inherited. You have it or born with it because it was passed down in genes from one or both of the parents. The gene responsible for this condition is on the X chromosome. Who gets G6PD deficiency? G6PD deficiency is most common in males of African heritage. Many females of African heritage are carriers of G6PD deficiency. This means that they can pass the gene for the deficiency to their children but do not have symptoms. What is inherited? Inherited means genetic. Inherited disease means which can pass from mother to baby. It is called a genetic disorder related to genes.
Hereditary spherocytosis is an inherited genetic blood disorder. It happens because of a problem with the red blood cells. Instead of being shaped like a disc, the normal red blood cells have disc shape. The cells are round like a sphere. In hereditary spherocytosis, what happens? Red blood cells become the red blood cells are round like a sphere. The red blood cells called spherocytes are more fragile than disc-shaped RBCs. They break down faster and more easily than normal RBCs. The breakdown leads to anemia. Not enough RBCs in the blood, in the body, and other medical problems. Anemia caused by breaking down of RBCs is called hemolytic anemia. Anemia from bleeding. This kind of anemia can result from bleeding from an injury, heavy menstrual periods, the gastrointestinal tract bleeding, or any other medical problems. Anemia from insufficient red blood cell production. These are anemia caused by not having enough of certain nutrients, most often iron. There are 3 types of this anemia. Aplastic anemia, when the body stops making red blood cells from an infection, illness, or other cause. Iron deficiency anemia, when someone does not have enough iron in the diet, or they can't absorb iron very well. Anemia, vitamin B12 deficiency, when someone does not get enough vitamin B12 in the diet, or the body can't absorb the vitamin B12. Leukemia, the uncontrolled production of white blood cells, leukocytes, is called leukemia, and it is also called blood cancer. Symptoms of leukemia, blood cancer: pale skin, tiredness, a high temperature, fever, weight loss. What causes leukemia? Hair dyes, chemicals, toxins, and X-rays, UV rays, also called leukemia. Causes leukemia. What are the treatment of leukemia? The blood of the patient should be changed regularly. It can't be cured by bone marrow. It can be cured by bone marrow transplant. It is an effective but expensive treatment. Thalassemia, it is a genetically transmitted disease. The patient of the thalassemia has abnormal hemoglobin. This disease is more common in children, especially in children of Mediterranean parents. Thank you for watching this video, and also subscribe this channel, dear brothers and sisters. Thank you so much. Please subscribe this channel for more exciting videos like this one. Dear students, today we are learning about best foods for brain. स्टूडेंट्स, आज हम उन फूड्स की बात करेंगे जिनसे हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है। वो फूड्स इस प्रकार है जैसे चिया सीड्स, वालनट्स, एग्स, फिशेस, एटसेट्रा। चिया सीड्स आर पैक्ड विद प्रोटीन टू कीप यू फोकस्ड। चिया सीड्स जो होते हैं वो प्रोटीन से भरे हुए होते हैं, उसकी वजह से हम फोकस कर पाते हैं किसी भी वर्क में। हमारा फोकस बढ़ता है किसी भी वर्क में, जैसे पढ़ाई में, जैसे ऑफिस वर्क में, वगैरह वगैरह। चिया सीड्स आर पैक्ड विथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विच प्रोड्यूस ब्रेन सेल्स। चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, उनसे हमारे ब्रेन सेल्स बढ़ते हैं, तो हमारा मेमोरी पावर भी बढ़ता है। चिया सीड्स रिड्यूसेस ब्रेन इन्फ्लेमेशन। चिया सीड्स ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं,
तो फिर क्या होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है जब ब्रेन की इन्फ्लेमेशन कम होती है। ब्लूबेरीज इम्प्रूव्स मेमोरी, रीजनिंग एंड लर्निंग स्किल्स। ब्लूबेरीज हमारी मेमोरी को बढ़ाते हैं, रीजनिंग और लर्निंग स्किल्स को भी बढ़ाते हैं। ब्लूबेरीज कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स व्हिच प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। ब्लूबेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ब्रेन पावर बढ़ता है। ब्लूबेरीज कंटेन्स गैलिक एसिड विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम स्ट्रेस एंड डिजेनरेशन। ब्लूबेरीज में गैलिक एसिड होता है, जो गैलिक एसिड हमारे ब्रेन को बचाता है स्ट्रेस और डिजेनरेशन से, तनाव और नर्व फाइबर्स को डैमेज होने से गैलिक एसिड हमारे ब्रेन को बचाता है, जो गैलिक एसिड प्रेजेंट होता है ब्लूबेरीज में। हेम्प हर्ट्स कंटेन्स परफेक्ट रेशो ऑफ फैटी एसिड्स विच फाइट स्ट्रेस। हेम्प हर्ट्स में परफेक्ट रेशो होता है फैटी एसिड्स का, जिनसे हमारा स्ट्रेस कम होता है, हमारी बॉडी में स्ट्रेस कम होता है। हेम्प हर्ट्स आर हाई इन प्रोटीन टू फ्यूल योर ब्रेन एंड प्रिवेंट फैटिग। हेम्प हर्ट्स जो होते हैं उनमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है, वो प्रोटीन हमारे ब्रेन को एनर्जी दे देता है और हमें हमारे ब्रेन को थकान से बचाता है। हेम्प हर्ट्स आर रिच इन आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक। हेम्प हर्ट्स में आयरन, मैग्नीशियम और जिंक काफ़ी मात्रा में होता है, उसकी वजह से हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है। डार्क चॉकलेट्स हमारी मेमोरी को बढ़ाते हैं, जितने डार्कर होंगे उतनी ही ये हमारी मेमोरी का पावर को बढ़ाएंगे। डार्क चॉकलेट्स कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स विच स्लो डाउन कॉग्निटिव डिक्लाइन। डार्क चॉकलेट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे कॉग्निटिव डिक्लाइन को कम कर देते हैं, यानी हमारी मेमोरी को पावर को बढ़ाते हैं, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। डार्क चॉकलेट्स आर हाई इन कैफीन विच बूस्ट्स कंसंट्रेशन। डार्क चॉकलेट्स में कैफीन काफ़ी मात्रा में होता है, जिससे हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। डार्क चॉकलेट्स कंटेन्स फ्लेवोनॉल्स विच हेल्प इम्प्रूव मेंटल फोकस। डार्क चॉकलेट्स में फ्लेवोनॉल्स होते हैं जो हमारे मेंटल पावर को बढ़ाते हैं। एवोकाडोज contains monounsaturated fatty acids that stabilize blood sugar levels. एवोकाडोज में मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत सी मात्रा में होते हैं जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कम करते हैं। एवोकाडोज कंटेन्स हाईएस्ट प्रोटीन एंड लोएस्ट शुगर कंटेंट ऑफ एनी फ्रूट। एवोकाडोज में प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है और शुगर बहुत सी कम मात्रा में होता है। Avocados contains vitamin K and folate which help improve concentration. Avocados में विटामिन के और फोलेट्स होते हैं जो हमारे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, जो हमारी मेमोरी को बढ़ाते हैं, जो हमारे कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाते हैं। पीनट बटर आर फिल्ड विद ब्रेन नरिशिंग हेल्दी फैट्स। पीनट बटर में हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को नरिश करते हैं, जिससे हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है। पीनट बटर आर पैक्ड विद प्रोटीन्स। पीनट बटर में प्रोटीन होते हैं जिससे हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और जिससे हमारी मेमोरी भी बढ़ती है। पीनट बटर आर पैक्ड विथ विटामिन ई विच प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन सेल्स फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है हमारे ब्रेन में? ये हमारे ब्रेन में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो हमारी ब्रेन सेल्स बढ़ने लगती है, यानी हमारे न्यूरॉन्स डैमेज होने से बचते हैं और हमारे न्यूरॉन्स ज़्यादा बनते हैं, न्यूरो फाइबर ज़्यादा बनते हैं और फिर हमारी मेमोरी भी बढ़ने लगती है।
वाटर एनर्जाइजेस ब्रेन सेल्स, वाटर ब्रेन सेल्स को एनर्जी देती है। वाटर इंप्रूव्स ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन टू द ब्रेन, वाटर ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर देती है और ऑक्सीजन पहुंचाती है ब्रेन तक, और उससे बहुत सी ब्रेन सेल्स बनती है और हमारी मेमोरी बढ़ती है। वाटर हाइड्रेट्स टू हेल्प विथ कंसंट्रेशन एंड फोकस, वाटर हमारे ब्रेन को हाइड्रेट करती है, फिर हमारा कंसंट्रेशन पावर और फोकस बढ़ता है। कैरोट्स रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन इन आवर ब्रेन, कैरोट्स हमारे ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और उसकी वजह से हमारा ब्रेन पावर बढ़ता है, हमारी मेमोरी इंप्रूव होने लगती है। कैरोट्स आर हाई इन ग्लूकोज, द ब्रेन इज मेन सोर्स ऑफ फ्यूल, कैरोट्स में ग्लूकोज काफ़ी मात्रा में होता है, ग्लूकोज हमारे ब्रेन को एनर्जी दे देता है। कैरोट्स कंटेन्स ल्यूटोलिन विच रिड्यूसेस मेमोरी लॉस, कैरोट्स में ल्यूटोलिन होता है जो हमारी मेमोरी लॉस को कम करता है, यानी जो हमारे मेमोरी को बढ़ाता है। एग्स कंटेन्स प्रोटीन्स विच पावर्स द ब्रेन, एग्स में प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को बढ़ाते हैं, जो हमारी मेमोरी को बढ़ाते हैं। एग्स कंटेन्स कोलिन विच एड्स इन ब्रेन फंक्शन, एग्स में कोलिन होता है जो हमारे ब्रेन सेल्स को बढ़ाते हैं, तो फिर उसकी वजह से हमारी मेमोरी बढ़ती है, हमारा कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। एग्स कंटेन्स अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स फायर्स न्यूरॉन्स टू कीप यू फोकस्ड, एग्स में अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स न्यूरॉन्स को बढ़ाते हैं तो हमारा फोकस भी बढ़ जाता है काम में और लर्निंग में। बीट्स कंटेन्स नेचुरल नाइट्रेट्स विच इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, बीट्स में नेचुरल नाइट्रेट्स होते हैं जो हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं ब्रेन तक, उसकी वजह से हमारा ब्रेन पावर बढ़ता है, हमारी मेमोरी बढ़ती है क्योंकि नए नए ब्रेन सेल्स बनने लगते हैं। बीट्स आर हाई इन विटामिन सी, बी एंड फोलेट, बीट्स में विटामिन सी, बी एंड फोलेट काफ़ी मात्रा में होता है। विटामिन सी, बी एंड फोलेट हमारे नर्व सेल्स को बढ़ाते हैं, उसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। बीट्स फाइट्स अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन, बीट्स इन्फ्लेमेशन ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, स्पेशली ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को। तो फिर क्या होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगता है, बहुत सी नर्व सेल्स बढ़ने लगती है हमारे ब्रेन में। कोकोनट ऑयल इंक्रीजेस गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, इंपॉर्टेंट फॉर मेमोरी, कोकोनट ऑयल हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यानी एचडीएल को बढ़ाता है। जब एचडीएल हमारी बॉडी में यानी गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ता है तो मेमोरी भी बढ़ने लगती है, क्योंकि बहुत से ब्रेन सेल्स भी बढ़ने लगती है, उसकी वजह से मेमोरी भी बढ़ने लगती है जब गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बनता है। कोकोनट ऑयल contains ketones which act as a fuel for brain and increases cognitive function, कोकोनट ऑयल में कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स हमारे ब्रेन को एनर्जी देते हैं और हमारा कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ने लगता है, जैसे हमारी मेमोरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगता है। कोकोनट ऑयल कंटेन्स सैचुरेटेड फैट्स विच प्रिवेंट और ब्रेन फ्रॉम न्यूरोडेजेनरेटिव डिजीजेस, कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को बचाते हैं न्यूरोडेजेनरेटिव डिजीज से, सच एज अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज में हमारे ब्रेन में क्लम्प्स बन जाते हैं, ये उन क्लम्प्स को बनने नहीं देता है, ये हमारे ब्रेन सेल्स को क्लम्प्स से और टैंगल से बचाता है और हमारे ब्रेन सेल्स बनने लगते हैं, हमारे ब्रेन सेल्स बहुत सी मात्रा में बनने लगते हैं और
हमारा मेमोरी पावर भी बढ़ने लगता है। फिशेस कंटेन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स विच लोअर्स ट्राइग्लिसराइड्स एंड ब्लड प्रेशर। फिशेस में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो and also subscribe this channel dear brothers and sisters for more exciting videos like this one and hit the bell icon for daily notifications. Thank you so much. Happy New Year. Now we will discuss about diagnosis of tonsillitis. How doctors diagnose tonsillitis. Doctors कैसे diagnose करते हैं tonsillitis को? Diagnosis is based on a physical examination of your throat. डॉक्टर्स फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हमारे थ्रोट का। योर डॉक्टर मे आल्सो टेक ए थ्रोट कल्चर बाय जेंटली स्वेबिंग द बैक ऑफ योर थ्रोट। डॉक्टर्स जनरली क्या करते हैं, बहुत हमारे थ्रोट से स्वेब लेते हैं और उस थ्रोट स्वेब से या थ्रोट कल्चर को लेबोरेटरी की तरफ सेंड करते हैं और लेबोरेटरी में ये देखते हैं कि ये थ्रोट इन्फेक्शन या टॉन्सिलाइटिस किसके कारण हुआ है। और दूसरी तरीके से डॉक्टर क्या करते हैं, वो ब्लड सीबीसी भी करवाते हैं। सीबीसी में डॉक्टर्स क्या देखते हैं, वेदर इट इज वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर वायरल इन्फेक्शन होगा तो एंटीबायोटिक्स इसके ऊपर असर नहीं करेंगे, लेकिन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स लिखेंगे जैसे पेनिसिलिन, या अगर किसी व्यक्ति को पेनिसिलिन से एलर्जी होती है तो उसको एंटीहिस्टामाइन लिखते हैं डॉक्टर्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसजेमिक एसिड टेबलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसजेमिक एसिड टेबलेट्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी में एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकते हैं। जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हमें सर्जरी की वजह से होती है, या तो वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, या तो वुमेन्स में एमसी की वजह से जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ये उसको भी रोकते हैं। लेकिन ट्रांसजेमिक एसिड टेबलेट्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ट्रांसजेमिक एसिड टेबलेट्स के साइड इफेक्ट्स इस प्रकार है, जैसे नोजिया, डिजीनेस, डायरिया, ये उसके कुछ खास साइड इफेक्ट्स है। ट्रांसजेमिक एसिड टेबलेट्स डॉक्टर की सलाह के बिना न खाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रांसजेमिक एसिड टेबलेट्स के सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं। सीरियस साइड इफेक्ट्स जो ट्रांसजेमिक एसिड टेबलेट्स के हैं वो इस प्रकार है, जैसे रैशेस होना, रेडनेस आना, स्वेलिंग होना, या कफ के साथ ब्लीडिंग आना, या फेंटिंग होना, या विजन प्रॉब्लम्स होना, ये इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स है। सो ट्रांसजेमिक एसिड टेबलेट्स डॉक्टर की सलाह के बिना न खाएगा फ्रेंड्स। ओके, अब तो खाए मुर्ग मसाला मेरी थॉमस राइस ब्रेड राइस ब्रेड राइस ब्रेड राइस ब्रेड।
सलाम सेठ कुछ जब लेना ये काम से मैं कहूँ प्रॉब्लम डॉक्टर रूमी डॉक्टर मुर्तजा डॉक्टर नेडी कैमरा गुमुर कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम इधर अत्र आक्षेप Dear friends, today we will discuss about bones of the upper limb. First we will discuss about sternum. After that we will discuss about scapula bones. Okay. First we will discuss about sternum. Sternum is also called a breastbone. Okay. This is sternum. Sternum is also called a breastbone. This is body of the sternum, and this is manubrium of the sternum. Manubrium is the most superior portion of the sternum, means above portion of the sternum. Manubrium is trapezoid in shape. The manubrium connects with the clavicle. This is clavicle. Clavicle is also called collarbone. The manubrium of the sternum connects with the clavicle. The manubrium of the sternum connects with the clavicle and forms sternoclavicular joint. The sternoclavicular joint is the joint between the manubrium of the sternum and the clavicle bone. And the clavicle bone or collarbone. Clavicle bone is also called a collarbone. This is body of the sternum, and this is xiphoid process. Xiphoid process is the smallest portion of the sternum or breastbone. Okay. Now we will discuss about scapula. Okay, friends. Scapula bones is known as the shoulder blades. Scapula bones is known as the shoulder blades, wing blades, or blade is a flat triangular bone located at the back of the trunk. Trunk extends from neck to limbs, means to feet, means to legs. Okay, trunk extends from neck to legs. Okay, friends. Scapula bones resides over the posterior surface of ribs 2 to 7. They are scapula bones. This is scapula bone 1 and this is scapula bone 2. There are 2 scapula bones resides over the posterior surface of ribs 2 to 7. The scapula bone along with the clavicle. This is scapula bone. This is collarbone. This is called a clavicle. And the manubrium of the sternum. This is manubrium of the sternum. Manubrium is the upper part of the sternum. The scapula along with the clavicle and manubrium of the sternum make up the pectoral girdle, shoulder girdle. Scapula along with the clavicle and the manubrium of the sternum make up the pectoral girdle, means shoulder girdle. This is shoulder girdle or pectoral girdle. Okay, friends. Which connects the shoulder girdle connects the upper limb of the appendicular skeleton to the axial skeleton. Means it connects the humerus. It connects the humerus with the axial skeleton. This is axial skeleton, friends. This is axial skeleton, and this is appendicular skeleton. This part. Means shoulder girdle connects the appendicular skeleton, means it connects the humerus with the axial skeleton. This is humerus. Okay, friends. This bone is humerus bone. It connects the humerus bone with the axial skeleton.
with the sternum or with the thoracic cage. Okay, friends. It also articulates. It also articulates with the humerus and clavicle, forming the glenohumeral shoulder joint. It joins with the humerus. It joins scapula joins with the humerus. This is humerus. It joins with the humerus and clavicle, and this is collarbone. Clavicle is also called collarbone. Scapula connects with the humerus and clavicle, forming the glenohumeral shoulder joint. This is glenohumeral shoulder joint. This part, okay, friends. And acromioclavicular joint. Note, acromioclavicular joint is the articulation between the two bones of pectoral girdle. Two bones of pectoral girdle such as scapula bone and clavicle bone. Clavicle bone is also called a collar. This is collarbone or clavicle bone. Articulation means it joins scapula bone joins with the clavicle and form acromioclavicular joint. Okay, friends. This is acromioclavicular joint. This part. This is acromioclavicular joint. Okay, friends. Okay. Now we will discuss about humerus. Okay. Humerus is a long bone in the arm, also called brachium. This is humerus. Humerus is a long bone in the arm, also called brachium, that runs from the shoulder. This is shoulder. That runs from the shoulder to the elbow. Elbow is also called cubitus. Humerus runs from the shoulder to the elbow. Okay, friends. Humerus also connects the scapula and the two bones of the lower arm, also called forearm. Lower arm is also called forearm or antebrachium. It connects the scapula. Humerus connects the scapula. This is scapula. This is scapula. It connects the scapula with the radius and ulna of the forearm. Humerus connects the scapula with the forearm. Okay, friends. Now we will discuss about radius and ulna, friends. This is radius. This bone is radius and this is ulna. Radius and ulna are the bones of the forearm or antebrachium. The forearm is the region of the upper limb that extends from the elbow to the wrist. This is elbow, this part, and this is wrist. Forearm extends from elbow to the wrist. The radius bone supports. This is radius. This is radius bone. This bone is radius bone. The radius bone supports the lateral thumb side. The radius bone supports the lateral thumb side. Lateral means which is away from the forearm. Radius bone supports the lateral thumb side of the forearm, which is away from the forearm. Lateral means away. And ulna bone supports the medial little finger side. Ulna bone supports the little finger side, which is medial means which is closer to the forearm. Ulna bone supports the medial, which is closer to the forearm. It supports the little finger. Okay. Now we will discuss about bones of the our hand. Okay, friends. First we will discuss about carpal bones. They are called carpal bones. The carpal bones are the 8 irregular small shaped bones that make up the wrist or carpus. The carpal bones connects the hand of the forearm. The word carpus is derived from Latin carpus and Greek carpus, meaning wrist. They are called metacarpals. There are 5 metacarpals. The metacarpal bones articulate, means it joins proximally with the carpals. Metacarpals joins easily with carpals because they are nearer to the carpals.
so it joins with them easily. The phalanges are the bones that make up the fingers of the hand and the toes of the foot. There are 14 phalanges present in hand. They are called proximal phalanges. Why we call them proximal phalanges? Because they are nearer to the carpals or metacarpals. And in between proximal phalanges and distal phalanges, intermediate phalanges is located. They are called intermediate phalanges. Okay. They are called distal phalanges because they are farther away from carpals or metacarpals. Okay friends, thank you so much for watching this video, and also subscribe this channel for more exciting videos like this one. Okay friends.